कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रैंडमा को देखते हैं जो मिनामी और चियोमी नाम के दो बच्चों को एक छोटे से लड़के की कहानी सुनाती है जो साइज में बहुत छोटा था। उसकी तलवार एक सुई के बराबर थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर था। वो अकेले एक कटोरे की नाव में बड़ी बड़ी नदियों में सफर करता। और ये कहानी है 1 इंच प्रिंसेस की, यानी कि वो लड़का नहीं लड़की है। कहानी सुनने के बाद दोनों बच्चे उसी प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच चियोमी पानी में गिर जाती है और उसे एक शो में अपनी जैसी 1 इंच प्रिंसेस दिखाई देती है, पर तुरंत वो आंखों से ओझल हो जाती है। दोनों बच्चे यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। एंड तभी आसमान में एक सुंदर सा रेनबो दिखाई पड़ता है, जिसके साथ ही प्रेजेंट टाइम की चियोमी की आंखें खुल जाती है। यानी ये सब वो अपने सपने में याद कर रही थी। एंड फिर से अपने नॉवल को कंप्लीट करने में लग जाती है, जिसमें वो अपना इसी सपने के बारे में लिख रही थी। और तभी हम मिनामी को देखते हैं। देन हम चियोमी की फैमिली को टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके मॉम और डैड और उसकी छोटी बहन आसुका है। एंड आज चियोमी के न्यू हाई स्कूल का फर्स्ट डे है। चियोमी फटाफट रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है। मिनामी भी सेम ही स्कूल में जाने वाला था। वो पहले ही स्कूल के लिए चला जाता है बिना अपना लंच लिए, इसलिए मिनामी की मॉम चियोमी को उसका लंच ले जाने को देती है। वही मिनामी को भी चलते चलते लंच का याद आता है और तुरंत लंच लेने के लिए वो घर की ओर भागता है। एंड उसकी चियोमी से टक्कर हो जाती है। एंड यहाँ टक्कर होने के साथ साथ एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। और अब तो चियोमी के माइंड में यही किस घूम रहा था। उसके फ्रेंड्स अम्मी और रिकू उसे अपने ख्यालों से बाहर लाते हैं। तीनों ही काफी खुश थे कि वो सेम स्कूल और सेम क्लास में है। एंड तभी क्लास में नोमुरा की एंट्री होती है। एंड क्लास के सारे लड़के नोमुरा को देखकर लट्टू हो जाते हैं। एंड अब उनके टीचर ओनो आती है, जो मिनामी को क्लास मॉनिटर बनाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि कई लड़कियाँ भी मिनामी पर फिदा थी। खैर, अब बारी थी गर्ल मॉनिटर चुनने की। एंड वो बनती है हमारी चियोमी, क्योंकि वो हमेशा अपनी क्लास को एक अच्छे लीडर की तरह सपोर्ट करती आई है। चियोमी यहाँ काफी नर्वस थी कि तभी नोमुरा बोलती है कि उसे क्लास का मॉनिटर बनना है, जो देखकर चियोमी हेजिटेट करते हुए मना कर देती है। मिनामी भी कहता है कि जिम्मेदारी उसे ही देनी चाहिए जो उन्हें उठाना चाहता है। ये सुनकर टीचर अब नोमुरा को ही मॉनिटर बना देती है। रिको नोटिस कर लेता है कि चियोमी कुछ खुश नहीं है। देन सभी गर्ल्स अपनी डांस प्रैक्टिस में लग जाती है, क्योंकि उनका एक कंपटीशन जल्द ही आने वाला है। देन छुट्टी के टाइम अम्मी को अपनी फेवरेट डांस टीम के वर्कशॉप का पोस्टर दिखाती है, जिसे देख दोनों एक्साइटेड थी। कि तभी नोटिस करती है कि वर्कशॉप तो टोक्यो में होगा, जिसके लिए उनके पेरेंट्स पक्का नहीं मानेंगे। बट चियोमी को ट्राई करने का मन है। देन रिकू और चियोमी साथ घर जाने लगते हैं। रिकू पूछता है कि क्या उसे रोमांस जैसी चीजों में इंटरेस्ट है। चियोमी कहती है कि इंटरेस्ट का तो पता नहीं, पर वो इन सब पर विश्वास नहीं करती है। देन रिकू पूछता है कि उसने कभी किसी को लाइक किया है। चियोमी बताती है कि हाँ, बचपन में, पर वो फिर इस बारे में भूल गई। देन रिकू बताता है कि हाल ही में उसने इंटरनेट पर एक ऑनलाइन नॉवेल में इंटरेस्ट आया है, जिसका नाम है ब्लू फेरी। और ये सुनकर चियोमी थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो नॉवेल उसी ने लिखी हुई थी। रिकू उस नॉवेल की काफी तारीफ करता है एंड वो उसे कुछ और भी बताने को कहता है। पर नेक्स्ट डे इनकी ये बातें मिनामी भी सुन पा रहा था, क्योंकि वो चियोमी का पड़ोसी है। एंड चियोमी घर आकर रिको की बातों से काफी खुश होती है एंड अपनी नॉवेल लिखने लगती है, जिसमें वो बता रही थी कि जब परिया किसी के प्यार में पड़ जाती है तो वो अपनी जादुई शक्तियाँ और स्माइल को हमेशा के लिए एक लंबी नींद में सो जाती है। एंड तभी उठती है जब उनका प्यार उन्हें उनके प्यार के बदले में वही प्यार देता है, जिससे वो अपनी जादुई शक्तियाँ खोकर आम इंसान बन जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीचर ओनो चियोमी के निकनेम मून बनी नाम से बुला रही थी, जिसे वो अपनी नॉवेल में यूज करती है। चियोमी उन्हें ऐसा करने से मना करती है।
टीचर उसकी काफी तारीफ करती है कि कैसे वो ऑनलाइन वर्ल्ड में एक सेलिब्रिटी है। चियोमी बोलती है कि ये सब तो बस किस्मत का खेल है, उसने बस जो दिल में आया वो लिख दिया। देन रिको चियोमी को एक गिफ्ट देता है जिसमें एक क्यूट सा बनी और मून था जो रिको ने खुद बनाया था। वो बताता है कि वो मून बनी का काफी बड़ा फैन है, इसलिए उसने ये बनाया। चियोमी समझ गई थी कि रिको जानता है कि वही मून बनी है। फिर बड़ी हिम्मत कर वो चियोमी को बता ही देता है कि वो उसे लाइक करता है, पर वो चियोमी को बिल्कुल फोर्स नहीं करता उसे लाइक बैक करने के लिए। घर लौटते हुए चियोमी काफी खुश दिख रही थी कि तभी बारिश होने लगती है एंड पीछे उसे मिनामी और नोमुरा साथ आते हुए दिखते हैं जो एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे। एंड चियोमी ये देखकर कुछ उदास सी हो जाती है और नोमुरा भी ऐसा शो करती है एज इफ वो मिनामी को किस कर रही है। ये देखकर चियोमी घर आकर काफी रोती है। इसकी वजह वो खुद नहीं समझ पा रही थी। फिर उसे अपना और मिनामी का किया हुआ वही प्रॉमिस याद आता है एंड रियलाइज करती कि वो शुरू से ही मिनामी को पसंद करती आ रही है, पर कभी ये किसी को बता नहीं पाई। इस गम से बाहर निकलने के लिए वो डांस वर्कशॉप अटेंड करने टोक्यो जाने का फैसला करती है। इस बारे में वो अपने पेरेंट्स को बताती है जो साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं। पर चियोमी बोलती है कि उसका एग्जाम देने का कोई मूड नहीं है। वो जानती है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए कॉलेज जाने में कोई फायदा नहीं है। पर पेरेंट्स तभी भी उसकी बात नहीं मानते तो चियोमी को मजबूरन कुछ कड़वे बोल बोलने पड़ते हैं कि उसके पेरेंट्स ने भी मनमानी करी थी। उन्होंने शादी जल्दी इसलिए कर ली थी क्योंकि उसकी मॉम उसे प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस बात पर उसके डैड गुस्से में चियोमी को थप्पड़ लगा देते हैं। चियोमी फिर अपने घर से बाहर भाग जाती है। वहीं मिनामी भी चियोमी को याद कर रहा था कि तभी चियोमी उसके सामने ही आ जाती है। वो उसे पूछ ही लेती है कि आखिर मिनामी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है एंड क्या वो नोमुरा को डेट कर रहा है। मिनामी बोलता है कि इस चीज से उसे कोई मतलब नहीं है। देन चियोमी उसे अपनी और पेरेंट्स की फाइट्स की वजह बताती है। मिनामी पूछता है कि वो कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती तो चियोमी कहती है क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है। इस पर मिनामी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कितनी बिगड़ी हुई है, मानो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। इससे चियोमी को और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है एंड वो कहती है कि पहले तो वो कितना क्लोज थे पर अब क्यों नहीं। तो मिनामी कहता है क्योंकि अब वो उसे पसंद नहीं करता, जो सुनकर चियोमी फिर भाग जाती है एंड जोरदार बारिश और हवाओं के चक्कर में चियोमी का छाता कहीं दूर जा गिरता है एंड ये वही जगह है जहां उसने और मिनामी ने प्रॉमिस करा था। वही घर पर चियोमी के पेरेंट्स उसे लेकर परेशान थे। तभी एक पुलिसमैन आकर बताता है कि उसने मिनामी को पास के पार्क में देखा है, तो डैड उसे तुरंत ढूंढने निकल जाते हैं। वही हम मिनामी को अपनी और चियोमी के बचपन की फोटोज देखते हुए देखते हैं। इधर चियोमी उस गुफा में बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी एंड याद करती है कि कैसे मिनामी के डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए एंड देन ये सब चियोमी ने गलती से देख लिया था एंड तब से मिनामी उसे इग्नोर करने लगा। सब चियोमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बस पहले की तरह मिनामी के साथ खेलना चाहती है और खुश रहना चाहती है। तभी अचानक से एक बिजली चमकती है और सीधे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। चियोमी की आंखें खुलती है तो वो पाती है कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं। असल में वो खुद एक 1 इंच प्रिंसेस बन गई है और उसके सारे कपड़े उससे कई गुना बड़े हो गए हैं। जो रियलाइज करते ही वो चिल्ला पड़ती है और अब वो ये सब समझ पाती है कि तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो चिमोई उसे काफी डर जाती है, पर थोड़े ही देर में डॉग का ओनर उसे खींचकर ले जाता है। फिर मिनामी रिको के ये हुए रैबिट की ड्रेस पहन लेती है एंड वही मिनामी की मॉम उसे चियोमी के कल रात से गायब होने की बात बताती है। मिनामी को लगता है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ है, इसलिए वो तुरंत चियोमी को ढूंढने निकल पड़ता है और उसी गुफा के पास आ जाता है जहां उसे दूर से चियोमी के कपड़े दिखाई पड़ते हैं एंड वो तुरंत उसका नाम पुकारने लगता है।
तभी उसे चियोमी की आवाज सुनाई देती है एंड काफी ढूंढने के बाद वो उसे सामने ही दिखाई पड़ती है, जो एकदम छोटी सी बन गई थी। मिनामी को ये सब एक सपना लग रहा था कि तभी चियोमी बेहोश हो जाती है। देन मिनामी उसके लिए कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेने जाता है, जहाँ पुलिस अंकल उसे मिनामी के गायब होने के बारे में बताते हैं एंड कहते हैं कि उन्हें लगता है कि चियोमी जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, पर वो उसे ये बात किसी को बताने से मना करते हैं। बट वो खुद ये बात सबको बताए जा रहे थे और चले जाते हैं। देन वो चियोमी के घर जाते हैं। सब लोग यहाँ चियोमी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। मिनामी भी पहुँचता है। वो सभी को सच बताना चाहता था, पर चियोमी उसे रोक देती है क्योंकि वो इस साइज में सबके सामने कैसे जाएगी। तो मिनामी उसे अपने रूम में ले आता है एंड कुछ खाने को देता है एंड साथ ही वार्निंग भी कि उसे मिनामी की मॉम और ग्रैंडपा से छिप कर रहना है। एंड वो चियोमी को फ्रेश होने के लिए अपना एक गमला यूज करने को दे देता है, क्योंकि ऑब्वियसली चियोमी इस साइज में तो वॉशरूम यूज नहीं कर सकती थी। देन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ अमी और रिकू भी चियोमी के लिए परेशान थे। वो टीचर ओनो से उसके बारे में पूछते हैं। वो उन दोनों को टेंशन लेने से मना करती है एंड साथ ही ये बात किसी को बताने से भी। पर तभी एक टीचर वहाँ चिल्लाते हुए उनसे चियोमी के गायब होने के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे पूरी क्लास को इस बारे में पता चल जाता है। वही चियोमी मिनामी का रूम देख रही थी, जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था, जबकि वो स्कूल में कितना ऑर्गेनाइज रहता है। वो एक टॉय नोटिस करती है जिसके साथ वो दोनों बचपन में खेला करते थे। तभी उसकी नजर फोटो एल्बम पर पड़ती है जिसमें उसकी भी फोटोज लगी थी। पर तभी मिनामी की ग्रैंडमा रूम साफ करने आ जाती है एंड चियोमी छिपने में लग जाती है। वो विंडो के बाहर जाकर छुप जाती है, पर ग्रैंडमा सारे विंडोज बंद करके चली गई थी, जिससे चियोमी को बाहर ही रहना पड़ता है। देन स्कूल में मिनामी नोटिस करता है कि अमी और रिकू भी परेशान हैं एंड तभी नोमुरा उसे लंच को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। सभी साफ नोटिस कर पा रहे थे कि नोमुरा मिनामी से क्लोज होने की कोशिश करती है। देन मिनामी का एक फ्रेंड दूसरे क्लास से उसके साथ लंच करने को आता है, जो नोमुरा को साथ बैठता देख समझ लेता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर मिनामी तुरंत क्लियर करता है कि बस वो दोनों क्लास मॉनिटर्स है और कुछ भी नहीं। असल में याबुकी मिनामी को फिर से अपने केंडो क्लब में ज्वाइन करने के लिए आया था, पर मिनामी उसे साफ मना कर देता है। देन अचानक ही उसे चियोमी के बारे में पूछने लगता है, तो नोमुरा बोल पड़ती है कि चियोमी कितनी सीधी लगती थी, पर अब देखो वो रात भर से गायब है। ये सुनकर अमी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है एंड मिनामी उससे पूछने लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान एकदम अचानक से छोटा बन जाए। एंड फिर वो तुरंत घर चला जाता है। अपने रूम में पहुंचने के बाद वो चियोमी को ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं दिख नहीं रही थी। पर फिर उसे चियोमी की आवाज आती है एंड वो आकर विंडो पर उसे नोटिस कर लेता है। देन वो उसे बताता है कि कैसे उसके गायब होने के बारे में पूरे स्कूल को पता चल गया है। चियोमी बताता है कि उनके टाउन के लोग उसे ढूंढने के लिए सर्च पार्टी बना रहे हैं एंड अगर उन्हें उस गुफा में उसके कपड़े मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले और ये बात कहीं बदल ना जाए और बिगड़ भी ना जाए। इसलिए मिनामी फटाफट गुफा पहुंचता है एंड वहाँ से चियोमी के कपड़े ले लेता है, जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स भी थे, जिससे वो काफी एम्बैरस हो जाता है। घर जाते हुए उसे पुलिस अंकल मिल जाते हैं, तो वो बहाना बना देता है कि उसका पेट खराब हो गया था एंड तुरंत अपने घर भागता है। पर वो समझ गया ताकि पुलिस अंकल को उस पर शक ना हो। देन वो चियोमी से पूछता है कि वो अपने घर क्यों नहीं जा रही। अभी तो वो बताता है कि डैड का तो पता नहीं, पर मॉम इन सब पर विश्वास नहीं कर पाएंगी एंड मॉम डैड दोनों उसके लिए और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मिनामी उन्हें कम से कम कॉल कर कर अपनी सेफ्टी के बारे में बताने को कहता है, पर चियोमी को समझ नहीं आता कि वो उनसे क्या बोलेगी। दिन रात को मिनामी की मॉम उसे नीचे बुलाती है एंड पता चलता है कि सर्च पार्टी को मिनामी का कुछ सामान मिल गया था। असल में चियोमी की मॉम ने उसे सोया सॉस लाने को कहा था एंड ये उसी की बॉटल है।
मॉम ये देख काफी रोती है एंड उन्हें लग रहा था कि काश उन्होंने चियोमी को ये लाने को ना बोला होता तो शायद वो गायब नहीं होती। अमी एंड रिकू को ये सब सामान मिला था जब वो चियोमी को ढूंढने गए थे। सबको लग रहा था कि कहीं चियोमी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पुलिस अंकल बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी पर शक है एंड वो इंसान है रिकू। मॉम बताती है कि उन्होंने रात को ही अमी को इस बारे में कॉल पर बता दिया था एंड अमी ने रिकू को एंड रिकू बताता है कि उसे चियोमी की इतनी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि वो चियोमी को लाइक करता है। इनफैक्ट उसने कल ही इस बारे में चियोमी को भी बताया था। डैड को तो ये सुनकर उस पर गुस्सा आ जाता है बट तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और ये थी चियोमी एंड वो उन्हें झूठ बोल देती है कि वो टोक्यो आई हुई है अपने फेवरेट डांस टीम के वर्कशॉप अटेंड करने को। डैड उसे बस चुपचाप घर आने को कहते हैं पर चियोमी ये कहते हुए कॉल कट कर देती है कि वो अब वर्कशॉप के बाद ही अपने घर आएगी एंड बेचारे से कॉल भी नहीं कट हो रहा था तो लात मारकर किसी तरह वो कॉल को कट कर रही थी। रूम पर आकर मिनामी उसे डांट लगाता है झूठ बोलने को एंड कहता है कि उसे घर जाना चाहिए पर चियोमी कहती है कि वो घर जाना नहीं चाहती है। तो चियोमी कहती है वो घर तो जाना चाहती है पर अपने नॉर्मल साइज में, इसलिए वो अपने नॉर्मल साइज का होने तक साथ रहने की परमिशन मांगती है एंड प्रॉमिस करती है कि पक्का वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। और अब मिनामी को मानना ही पड़ता है। देन वो चियोमी के लिए एक कटोरी में पानी लाता है जिसमें वो नहाती है। वो किसी तरह उसे सोप पास करता है। देन मिनामी नहाने जाता है। चियोमी तो उसकी बॉडी देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर मिनामी एक टिश्यू बॉक्स में एक तौलिया और रुमाल की मदद से चियोमी के लिए क्यूट सा बेड बनाता है। चियोमी इन सब के लिए उसे थैंक्स करती है। देन वो फिर उसे नोमुरा के बारे में पूछती है एंड मिनामी को याद आता है कि नोमुरा ने बताया था कि उसके डैड काफी अमीर है एंड वो मिनामी को उसके आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं बट वो चियोमी को इस बारे में कुछ नहीं बताता और पढ़ाई में लग जाता है। फिर चियोमी धीरे धीरे उसके पास आकर ही बैठ जाती है एंड उसे देखते हुए अपना बचपन याद करने लगती है एंड उसे पता ही नहीं चलता कि वो वहीं सो गई थी एंड जब उसकी आंखें खुलती है तब मिनामी भी वहीं सो गया था एंड वो दोनों टेबल पर फिर से ऐसे ही सो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम चियोमी का एक फनी सा सपना देखते हैं जिसमें वो स्लीपिंग ब्यूटी बने हुए सोई पड़ी थी एंड उसके ड्रॉप्स उसके लिए रोए जा रहे थे। पर फिर तभी मिनामी उसका प्रिंस बनकर उसकी लाइफ में आता है एंड उसे किस करता है जिससे स्लीपिंग ब्यूटी की आंखें खुल जाती है एंड फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। असल में वो ये सब मिनामी को बता रही थी ये कहते हुए कि शायद वो भी अपने प्रिंस की किस से नॉर्मल साइज में आ जाए। तो मिनामी उसकी ड्रेस सुखाते हुए पूछता है कि उसे उसका प्रिंस कौन लगता है। रिको उसने तो चियोमी को प्रपोज भी किया था एंड अगर ऐसा है तो उसे थोड़ा ढंग का आइडिया सोचना चाहिए नॉर्मल होने के लिए। ये सुन चियोमी को गुस्सा आने लगता है एंड जैसे ही वो गुस्से में अपना पैर पटकती है उसका टॉवेल ही नीचे गिर जाता है एंड फौरन चिल्लाने लगती है खुद को कवर करते हुए। मिनामी भी शर्म से दूसरे साइड फेस कर लेता है। खैर अब वो चियोमी के घर जाता है उसकी फोटोज लेने के बहाने ईयरबुक में लगाने को। चियोमी की मॉम उसे फोटो एल्बम देकर नीचे चली जाती है एंड मिनामी झट से चियोमी को बाहर निकालता है एंड दोनों मिलकर चियोमी के डॉल और उसके कपड़ों को ढूंढते हैं जो पाकर चियोमी बड़ी खुश होती है। लेकिन अचानक वहाँ आसुका पहुँच जाती है एंड आसुका अचानक से ही बेड पर बैठ जाती है। मिनामी डर गया था कि वो कहीं अपनी बहन के ऊपर ही ना बैठ गई हो पर चियोमी तुरंत ही साइड हो गई थी वरना आज तो उसकी चटनी बन जाती। देन मिनामी किसी तरह आसुका से बचते हुए चियोमी को वहाँ से लेकर निकल लेता है पर वो ड्रेसेस नहीं ले जा पाता एंड नेक्स्ट डे मिनामी उसे अपने पॉकेट में रखकर स्कूल ले जाता है ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। चियोमी नोटिस करती है कि उसके बिना भी सब कितने नॉर्मल है। देन क्लास ओवर होती है। मिनामी चियोमी के लिए कपड़े लेने डॉल्स की दुकान चला जाता है पर इन डॉल्स के कपड़े काफी ज्यादा ही स्टाइलिश थे। चियोमी को कुछ नॉर्मल सा चाहिए था एंड मिनामी को ये डॉल्स
को यूं डॉल्स ढूंढता हुआ देखता वहाँ की एम्प्लॉइज काफी हंस रही थी, ये सोच के कि इतना बड़ा लड़का डॉल्स के साथ खेलता है। पर मिनामी को चियोमी के लिए ये सब सहना मंजूर था। देन चियोमी फटाफट वो ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। मिनामी तो परेशान था क्योंकि 4 दिन बीत गए हैं पर उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि चियोमी कैसे नॉर्मल होगी। तभी उससे अपनी ग्रैंडमा की वही 1 इंच प्रिंसेस की कहानी याद आती है। उन्होंने बताया था कि कहानी में 1 इंच प्रिंसेस एक जायंट मॉन्स्टर के हथौड़े की मदद से बड़ी हुई थी, वो भी पूरे चांद की रात को, यानी पूर्णिमा की रात को। पर मिनामी को लगता है कि ऐसा कोई जादुई हथौड़ा एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। वो ये सब सोच रहा था कि वहाँ नोमुरा टपक जाती है उसे परेशान करने को, एंड वो उसकी आइसक्रीम की बाइट लेने की कोशिश करती है। पर मिनामी आइसक्रीम उसके फेस पर ही लगा देता है और वो भी गलती से, और फिर तुरंत भाग जाता है कि कहीं वो चियोमी को देख ना ले। देन पीछे से नोमुरा को एक दोस्त मसाया उसकी हेल्प के लिए आता है एंड ये सब दूर से देख रहा था। देन मिनामी और चियोमी एक ओल्ड ट्रेन में जाते हैं जहाँ एक जादुई हथौड़ा रखा है। चियोमी बताता है कि उसने भी वो हथौड़ा फेस्टिवल्स में देखा है। यहाँ इसकी मदद से कोई भी विश पूरी की जा सकती है और वो किस्मत से आज रात पूर्णिमा है। मिनामी अब श्रिन में घुसता है पर वहाँ काफी अंधेरा था, मिनामी तो जा नहीं सकता था। तो चियोमी उस विंडो से अंदर जाती है और काफी मेहनत से वो सीढ़ी चढ़ दरवाजा खोलती है। देन मिनामी भी अंदर जाता है और उन्हें वो जादुई हथौड़ा मिल जाता है। अब जैसे ही चांद नजर आता है, मिनामी उससे चिमोई के बड़े होने की विश मांगते हुए हथौड़ा घुमाने लगता है। हथौड़े से रोशनी भी निकल रही थी और लग रहा था कि मानो सब अब ठीक हो गया है। पर इतनी जल्दी कहाँ चिमोई सोच रही थी कि वो फिर से अब अपनी नॉर्मल लाइफ में जी सकेगी, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। एंड जैसे ही उसे मिनामी का ख्याल आता है, वो हथौड़ा चमकना बंद कर देता है, यानी कि ये तरीका काम नहीं आने वाला। दोनों इस बात का बहुत शौक मना रहे थे और उदास थे कि तभी वहाँ पुलिस अंकल पहुँच जाते हैं, जिन्हें लगा था कि शिल में कोई चोर घुस आया है। और फिर क्या, मिनामी की मॉम को उसे लेने के लिए आना पड़ता है। मिनामी उन्हें झूठ बोल देता है कि वो बस अपने पढ़ाई को लेकर परेशान था, प्रे करने के लिए आया था। मॉम उसे समझाती है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो आराम से एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेगा। एंड वो अपनी बेटे से इस क्यूट साइड को देख खुश थी। एंड उन्हें अच्छा लगता है कि मिनामी कहीं तो अपनी परेशानी शेयर करता है, बस वो खुद को ज्यादा फोर्स ना करे। एंड वो जानती है कि मिनामी सिर्फ उन्हें कोर्स को चूज करेगा जिसमें उसे आसानी से स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसलिए वो बस अपने चॉइसेस लिमिट ना करे। वो उसे समझाती है कि मिनामी कितनी मेहनत करता है एंड वो भी मिनामी को पूरा सपोर्ट करेंगी उसके सपने को पूरा करने को। धन घर पहुंचकर चियोमी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो काफी परेशानी में पड़ गया। एंड फिर काफी जोरों से बारिश होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन भी हुआ था जब चियोमी छोटी हुई थी। इसलिए वो एक और ट्राई देने को उसी गुफा में जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो अगर सेम उस दिन की तरह सब रिपीट करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देन मिनामी उसे उसके सारे कपड़े देता है जो उसने खुद वॉश कर दिया था एंड जाने लगता है क्योंकि उस रात को भी वो अकेले ही थी। पर चियोमी को डर लग रहा था कि बड़ी होने से पहले वो इस तूफान में अकेले मर न जाए, इसलिए मिनामी भी वहीं उसके साथ रुक जाता है। चियोमी को यहाँ अपने वही परियों की कहानी की याद आती है जो प्यार की वजह से नॉर्मल इंसानों में तब्दील हो जाती है और इंसानी जीवन में वो हैप्पीनेस और जॉय हर तरह की इमोशन को फील करती है। शायद यही सच्चा प्यार है। और वही रिकू भी ये स्टोरी पढ़ चियोमी को याद कर रहा था। अब नेक्स्ट डे चियोमी की आंखें खुलती है तो अगेन उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और वो फिर से अब बड़ी हो गई है।
अपने नॉर्मल साइज में। देन मिनामी आता है एंड वो उसे अपनी खुशी जाहिर करता है। मिनामी भी उसे गले लगा लेता है एंड दोनों किस ही करने वाले थे कि मिनामी को छींक आने लगती है, जिसके साथ ही मिनामी का ये हसीन सपना टूट जाता है एंड मालूम पड़ता है कि वो अभी भी छोटी ही है। पर मिनामी की तबीयत खराब हो गई पूरी रात बाहर होने की वजह से। वो पूरी तरह से हाफरा था ठंड लगने की वजह से एंड बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचता है। चियोमी चेक करती है तो पता चलता है कि मिनामी को तेज बुखार है और घर पर भी कोई नहीं है। मिनामी लड़खड़ाते हुए अपने रूम में जाकर सो जाता है तो चियोमी उसके लिए ठंडा पानी लाने की कोशिश करती है, पर उसे फ्रिज खोल ही नहीं पाता। चियोमी को काफी बुरा लग रहा था कि वो मिनामी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खुद ही मुश्किल से ऊपर आई है, पर मिनामी कहता है कि उसका यहाँ होना ही काफी है। पर मिनामी का फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डोरबेल बजती है। मिनामी डोरबेल खोलने जाता है तो मिनामी का फ्रेंड और एक टीचर आए होते हैं जो उसके लिए खाना भी लाए थे। पर मिनामी उन्हें देख बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि ये दोनों मिलकर उसे परेशान ही करेंगे और कैंडो क्लब को ज्वाइन करने के लिए फोर्स करेंगे। बट मिनामी फिर से उन्हें मना कर देता है। वो उसे तभी भी फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो मिनामी उन्हें जाने को कह देता है। देन याबुकी उसे जाते हुए एक पैकेज देता है एंड एडवाइस करता है कि उसे रियल वुमेन को पसंद करना चाहिए। असल में याबुकी ने उस दिन मिनामी को डॉल्स के साथ देख लिया था एंड इस पैकेज में उसने एक एडल्ट मैगजीन भी दी थी। खैर अब वो चियोमी के लिए खाना लेकर जाता है और खुद फिर से सो जाता है। चियोमी को उसकी ये हालत देख काफी बुरा लग रहा था, बट तभी फिर से कोई डोरबेल बजाता है। उसे लगता है कि याबुकी ही होगा, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाता। पर फिर उसे याद आता है कि उसने तो डोर लॉक ही नहीं किया है एंड तभी वहाँ नोमुरा आ जाती है, इसलिए चियोमी फिर जाकर छुप जाती है। नोमुरा बताती है कि वो उससे बस देखने आई है एंड वो टेबल पर थोड़ा सा खाना नोटिस कर खुद मिनामी के लिए खाना बना कर लाती है, जिसकी मिनामी तारीफ भी करता है एंड ये सब देख चियोमी काफी जेलस होती है कि नोमुरा मिनामी का ध्यान भी रख पा रही है, पर वो उल्टा मिनामी पर बोझ है। देन नोमुरा मिनामी की पट्टी करती है और काफी अच्छे से उसका ध्यान रखती है एंड मिनामी सो ही गया था और नोमुरा मिनामी को किस कर देती है। देन मिनामी चियोमी की बनाने को कहता है ताकि उसके पेरेंट्स परेशान ना हो, पर चियोमी सही से एक्ट ही नहीं कर पा रही थी और काफी रीटेक्स लेने पड़ रहे थे वो एक वीडियो ठीक से बनाने के लिए। और मिनामी एक न्यू ईमेल से ये वीडियो चियोमी के पेरेंट्स को भेज देता है। चियोमी यहाँ परेशान होती है क्योंकि एक हफ्ता हो गया पर अभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है। चियोमी यहाँ बड़ा क्यूट सा डांस करते हुए अपने डैड का ईमेल आईडी लिखती है। देन चियोमी की फैमिली वो वीडियो देख रही होती है और वो देख के उन्हें भी थोड़ी राहत मिलती है कि उनकी बेटी सही सलामत है। देन चियोमी उन्हें कॉल भी करती है। मॉम उसे अपने नंबर से बात करने को कहती है तो चियोमी बताती है कि उसका फोन खराब हो गया है, तो मॉम कहती है कि वो उसे पैसे भेज रही है और वो पहले अपना फोन ठीक कर ले। पर चियोमी कहती है कि उसे बस अभी अपने डांस पर फोकस करना है, इसलिए फोन वो यूज नहीं करेगी एंड वो इतना कहकर कॉल कट कर देती है। मिनामी भी उसके झूठ सुनकर हंसने लगता है। चियोमी उससे डांटते हुए हंसने को मना करती है तो मिनामी भोली शक्ल बनाकर कहता है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है तो वो उस पर गुस्सा तो ना ही करे। ये सुनकर चियोमी को याद आता है कि कैसे जब नोमुरा मिनामी को किस करने वाली थी, लेकिन मिनामी नींद में ही चियोमी का नाम लेने लगता है, जो सुनकर नोमुरा उससे दूर हो जाती है एंड फिर मिनामी उसे सपने में ही बका बका कहने लगती है, यानी कि पागल, जो याद करते हुए चियोमी मुंह फुला लेती है। देन मिनामी चियोमी को अपने कोट की पॉकेट में लेकर स्कूल जाता है। लंच टाइम में वो अपना कोट चेयर पर ही रखकर वॉशरूम जाता है एंड पीछे से उसका कोट गिरता है तो चियोमी भी गिर गई और थोड़ा सा चिल्ला पड़ती है।
जो चीख रिको ने भी नोटिस कर ली थी। वो मिनामी का कोट उठाने वाला था कि एंड टाइम पर मिनामी उससे दूर से रोक देता है और बड़े संभल कर अपना कोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्कूल की चैट पर चियोमी बताती है कि उसे चोट लग गई है एंड तभी वहाँ याबुकी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाता है, जो उसे केंडो क्लब के लिए बस एक मैच खेलने को कहता है क्योंकि उनका एक मेंबर इंजर्ड हो गया है एंड अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनका क्लब बंद करा दिया जाएगा। अपोनेंट स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जिसने नेशनल कंपटीशन में 5th पोजीशन हासिल की है। बाकी का तो पता नहीं, पर मिनामी शायद उसे हरा सके और ना भी जीता तो एक अच्छा मैच तो ये जरूर हो जाएगा। पर मिनामी फिर भी मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था और बेचारा याबुकी रिक्वेस्ट करता रह जाता है। फिर मिनामी चियोमी के साथ लंच कर रहा था एंड चियोमी उससे पूछती है कि वो तो डेली सुबह एक्सरसाइज करने के बाद स्विंग प्रैक्टिस करता है, तो मिनामी कहता है कि इससे उसे बहुत ज्यादा फ्रेश फील होने में मदद मिलती है। तो चियोमी कहती है कि फिर वो केंडो मैच में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। एक दिन मैच में पार्ट लेकर वो कोई एग्जाम में फेल थोड़ी हो जाएगा। और वो समझ गई थी कि मिनामी केंडो करना चाहता है, कहीं वो हारने की डर से तो मना नहीं कर रहा। एंड फ्लो में वो ये भी बोल पड़ती है कि उसका प्यार इतना कायर तो नहीं हो सकता, पर फिर किसी तरह बात बदल देती है। मिनामी उसे अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद करने को कहता है कि तभी नोमुरा वहाँ पर आ जाती है, तो मिनामी तुरंत चियोमी को छुपाता है। नोमुरा कहती है कि अब से वो भी उसके साथ यही लंच करेगी और अचानक से ही वो पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि चियोमी टोक्यो गई है। फिर कहती है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी और फिर स्कूल के बाद उसे साथ पढ़ने एक कैफे ले जाती है। चियोमी सोच रही थी कि ये एकदम किसी डेट की तरह लग रहा था। यहाँ नोमुरा को काफी कॉल्स आ रहे थे पर वो फोन उठाती ही नहीं है। तभी चियोमी बोर होते हुए सो जाती है और जोर जोर से कर्राटे लेने लगती है, जो नोमुरा भी सुन लेती है। तो मिनामी उससे उठने के लिए जोर जोर से खांसने लगता है। चियोमी इससे काफी एम्बैरेस होती है। नोमुरा को लगता है कि वो मिनामी के पेट की आवाज है और उसे भूख लगी है, जिसे छिपाने को खांसने का नाटक करने लगा। खैर, अब घर जाते हुए नोमुरा उसे उसके डैड के गायब होने के बारे में पूछती है, तो मिनामी बताता है कि उसके डैड गायब नहीं हुए थे, उन्हें एक लवर मिल गई थी जिसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया एंड इसलिए वो उन्हें अपना डैड नहीं मानता है। नोमुरा बताती है कि उसका भी सेम हाल है, उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो उन्हें अपने मॉम भी नहीं मानती। ये सब सुनकर चियोमी को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं और दोनों की सिचुएशन भी काफी ज्यादा सेम है। एंड फिर नोमुरा फिर से उसे किस करने को आगे बढ़ने लगती है, तो अंदर से चियोमी मिनामी को जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो पीछे की ओर हो जाता है, पर फिर भी वो उसे चीक्स पर किस करके ही मानती है और चली जाती है। मिनामी तो बस शौक खड़ा ही रह गया था और घर पहुंचकर चियोमी तो पागल सी हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि मिनामी के डैड ने ही उसे केंडो सिखाया था और फिर जैसे ही मिनामी आता है तो कहती है कि वो आज भी सुबह केंडो की प्रैक्टिस करता है ताकि अपने डैड से कनेक्टेड रह सके। ये सुनकर मिनामी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि उसने अपने डैड को भुला दिया है और उनके बारे में अब वो सोचता भी नहीं है। वो इस इंसान को कैसे याद कर सकता है जो उसे और उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमा को छोड़कर चला गया, इसलिए वो इतना बदल गया है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एंड ये चीज चियोमी कभी फील नहीं कर सकती। चियोमी कहती है कि हाँ, वो ये फील नहीं कर सकती, पर वो हमेशा से मिनामी की मदद करना चाहती थी, किसी भी हालत में करके। मिनामी कहता है कि उसे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बस एक डॉक्टर बनकर अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता है, इसलिए वो किसी भी क्लब एक्टिविटी में फालतू की दोस्ती में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो केंडो में भी पार्ट नहीं ले रहा था। देन वो नीचे अपनी मॉम से बात करने जाता है एंड उनसे पूछता है कि क्या उन्हें हस्बैंड को लेकर मैन में कोई ग्रजेस नहीं है, तो वो बताती है कि पहले था पर अब नहीं है।
तो उनके पास उस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। और अगर वो पहले अपने एक्स हस्बैंड से ना मिलती तो वो कभी मिनामी को अपनी लाइफ में नहीं मिल पाती। इसलिए उनके दिए सारे दुख बराबर हो गए हैं और अब वो अपने मिनामी के साथ बहुत खुश है और वो काफी ड्रंक हो गई थी। एंड फिर ग्रैंडमा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और अब मिनामी को भी समझ गया था कि उसे अब पास्ट की बातों को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे उसकी फैमिली ने कर लिया है। और अब वो भी कैंडो प्रैक्टिस में लग जाता है। जियोमी भी उसको फुल सपोर्ट करती है और अब मैच का दिन भी आ जाता है। मिनामी का स्कूल हार रहा था उस न्यू स्टूडेंट की वजह से और अब मिनामी मैच में उतरता है। जियोमी स्पीकर चीयर कर रही थी और फिर नोमुरा भी उसे चीयर करना शुरू कर देती है एंड सभी में जोश आ जाता है और मिनामी आखिरकार एक मैच जीत जाता है, पर सेकेंड राउंड में वो हार जाता है। मिनामी अकेले में जाकर इसे काफी रोता है, जो नोमुरा देख लेती है। फिर जियोमी रात को अपने नॉवल लिखती है मिनामी के टैब में लॉगिन कर जिससे रिको रीड करता है, जिसमें जियोमी ने एक बच्चे की मेमोरीज लिखी थी जो अपनी माँ के पेट में है। रिको ये पढ़ काफी खुश होता है। नेक्स्ट मिनामी की नींद खुलती है तो देखता है कि जियोमी अपने बेड पर नहीं है बल्कि उसके टैब पर ही थक कर सो गई है। देन स्कूल में रिको जियोमी की एक डॉल बनाकर लाया था जो सभी को काफी पसंद आता है एंड रिको उस डॉल को ठीक वैसे ही अपने पॉकेट में रखता है जैसे मिनामी रियल जियोमी को रखता है। एंड रिको यहाँ सबके सामने रिवील कर देता है कि वो जियोमी को लाइक करता है, जो सुनकर मिनामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड रिको मिनामी को सुनते हुए बोलता है कि इस बारे में तो जियोमी को भी पता है। वहीं जियोमी घर पर अकेली थी क्योंकि मिन आज उसे स्कूल लेकर नहीं गया था। उसे सोता देख मिन के घर लौटने पर वो उसे डांट लगाती है इस वजह से। देन वो बताती है कि क्यों उसने उसे एक मेल भेजा था एक डांस मैगजीन को, पर मिन ने वो मेल पढ़ा ही नहीं, जो सुन ची रोटलू सा फेस बनाने लगती है। इसलिए वो तुरंत उसे लेकर मार्केट जाता है मैगजीन लेने। एंड मिन के घर के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जो छुप कर उस पर नजर रखे हुए थे। इवन वो कैंडो मैच के टाइम भी वहाँ पर मौजूद थे। अब नेक्स्ट डे ची को मिन का ये रुमाल काफी पसंद आ जाता है एंड वो उसे अपनी ड्रेस बनाने के लिए मांग लेती है। फिर मिन उसके डैड के शॉप से लाया हुआ केक खाने लगता है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है एंड ची के लिए भी वो रख कर जाता है। साथ ही में मिन ने ची के गमले को प्लांट से कवर कर दिया था जिससे वो यूज करती थी फ्रेश होने के लिए ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। एंड अब ये दोनों ची के लिए ड्रेस बनाने के लिए बैठ जाते हैं, जिसके लिए मिन ची की बॉडी के मार्किंग्स कपड़े पर लेता है और फिर सुई धागे के मदद से वो उसे सिल कर तैयार करता है, पर वो ड्रेस ढंग से बनती ही नहीं। एंड फिर मिन बड़ी जेलसी से कहता है कि फिर तो उसे रिको से अपने ड्रेस बनवानी चाहिए, वो तो ची के लिए कुछ भी बनाने के लिए बड़ा खुश हो जाएगा। इवन वो उस डॉल के बारे में भी बताता है। देन कहता है कि कोई ना, हम कल मार्केट से कपड़ा लाने चल सकते हैं, पर ची को अर्जेंटली कपड़े चाहिए थे अभी। तो वो कहती है कि वो आज फिर से अपने घर जाएगी, वो भी अकेले, जब वो स्कूल जाएगा। मीन कहता है कि वो अकेले नहीं कर पाएगी, पर जी उसे चैलेंज करती है कि वो अपने लिए वो क्यूट ड्रेसेस लेकर ही रहेगी और अगर वो ना ला पाई तो वो दोनों मार्केट तो जा ही सकते हैं। द नेक्स्ट डे मीन स्कूल जाता है जहाँ ची ने अमी को अपने डांस की एक वीडियो बनाकर भेजी थी। रिको कहता है कि काश ची उसे भी मैसेज करती। तभी टीचर क्लास में आकर बताती है कि आजकल उनके एरिया में चोरी की घटना बढ़ रही है, इसलिए अगर कोई भी किसी अनजान और सस्पिशियस इंसान को नोटिस करे तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे। ये सुनकर मिन को ची की चिंता होती है तो वो उसे मैसेज करने लगता है, पर टीचर उसे उसका फोन यूज करने से मना करती है। वहीं घर पर पुलिस अंकल ग्रैंडमा को इस बारे में बताते हैं। असल में ग्रैंडमा उनकी टीचर रह चुकी है, इसलिए वो उनकी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। ये बातें ची भी सुन लेती है पर इग्नोर कर देती है
क्योंकि उसे अभी अपने कपड़े लाने के मिशन पर निकलना था। अब फटाफट वो अपने रूम में पहुंचती है और ये सीढ़ी चढ़ना उसके लिए एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था। पर फाइनली उसे अपने कपड़े मिल जाते हैं जिसे वो तुरंत लेकर जाने लगती है। तभी वो अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बात करते हुए सुनती है, बट फिर से बात करते करते मॉम डैड लड़ने लगते हैं। अब ची मिन के घर आ जाती है, पर तभी घर में कोई एंटर करता है और वो भी चुप कर। ची उसे चोर समझ लेती है। वहीं मिन नोमुरा के साथ आ रहा था कि रास्ते में उन्हें नोमुरा का दोस्त मसाया मिल जाता है, जो असल में नोमुरा का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो नोमुरा को परेशान करने लगता है उसे ब्रेकअप करने के लिए, तो मिन उसे दूर करता है और अच्छा सबक भी सिखाता है। और नोमुरा तो मिन को अपना बॉयफ्रेंड ही बता देती है एंड कहती है कि हमने तो शादी भी करने का प्रॉमिस करा है। मिन भी उसे बचाने के लिए हाँ में हाँ मिला देता है और उसकी थोड़ी और धुलाई कर मसाया को भगा देता है। नोमुरा बताती है कि उसने जो कुछ भी अभी कहा वो सच है, यानी वो सच में फ्यूचर में उसी से शादी करना चाहती है। एंड वहाँ घर पर वो चोर सामान ढूंढने लग जाता है। ची मिन को मैसेज करने की कोशिश करती है और किसी तरीके से मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है हड़बड़ी में, क्योंकि वो चोर ऊपर आने लगती है। एंड ची फिर वही डॉल बनने की एक्टिंग करने लगती है और मिन जैसे वो मैसेज पढ़ता है वो तुरंत अपने घर की ओर भागता है। एंड ये चोर जैसे ही ची को देखने आगे बढ़ती है कि वैसे ही उसे कोई कॉल आ जाता है एंड उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिससे हमने मीन पर नजर रखते हुए देखा था। असल में ये मीन के डैड थे जो डाइवोर्स पेपर से यहाँ लेने आए थे, और ये लेडी चोर नहीं बल्कि उनकी लवर है। दोनों यहाँ पर वो पेपर्स ढूंढ रहे थे, पर ची को लगता है कि ये दोनों चोरी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डराने के लिए वो स्पीकर पर म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे ये दोनों यहाँ से डरकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पर कोई तो है। ये दोनों बाहर ही इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि उन्होंने पहले ही डिवोर्स पेपर भेज देने चाहिए थे, पर ये सारी चीजें ग्रैंडमा भी देख लेती है और घर पर आकर उन्हें वो पेपर्स मिल जाते हैं। एंड फिर मिन भागते हुए वहाँ पहुँचता है, पर ग्रैंडमा बताती है कि यहाँ सब कुछ सेफ है। वो फिर तुरंत ची के पास जाता है एंड उसे सेफ देख काफी खुश था। फिर ची उसे अपने मिशन के बारे में उससे बताती है कि कैसे उसने इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ पर चढ़ा और उसे मैसेज करा। फिर वो चोर अपने पार्टनर के साथ भाग गई म्यूजिक की आवाज से। वही हम आसुका को देखते हैं जो जी के डॉल बॉक्स को खाली देखकर कंफ्यूज हो गई थी। उसे मिन का याद आता है, पर वो सोचती है कि मिन के इनसे क्या काम होगा। वहीं अमी वर्कशॉप में कॉल करके ची से बात करने की कोशिश करती है, पर वो लोग बताते हैं कि यहाँ ची नाम की कोई भी स्टूडेंट ही नहीं है। वहीं घर पर मीन की मॉम को इन्फॉर्म किया जाता है कि असली चोर पकड़े गए हैं। तो मीन पूछता है कि 2 चोर थे, एक आदमी और एक औरत, पर मॉम बताती है कि एक ही चोर था। रात को मॉम डाइवोर्स पेपर को देख रही थी एंड ग्रैंडमा उन्हें वो याद करती है कि उन्होंने अपने बेटे को ये पेपर्स मेल बॉक्स में डालते हुए ही लिख लिया था, पर वो उन्हें मार कर भगा देती है। वहीं ची अपनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है, मिन को दिखा रही होती है एंड मिन को उसकी ये हरकत काफी ज्यादा क्यूट लगती है। देन ची अपना क्यूट सा डांस भी करती है जो अगेन मिन को काफी प्यारा लगता है। नेक्स्ट डे ची जल्दी उठ जाती है एंड आज उसकी बारी थी मिन को यूं निहारने की। वही मिन तो अलग ही सपना देख रहा था जहाँ वो ची की तरह छोटा हो गया था और ची उसकी तरह बड़ी नॉर्मल साइज में। देन ची उसे अपने पॉकेट में रख लेती है जैसे मिन उसे रखता है, पर फिर उसके सपने में ची की जगह नोमुरा आ जाती है जो उसे किस करने का पूछने लगती है। मिन को तो लग रहा था कि नोमुरा उसे खा ही जाएगी, लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो घबराता है। ची उसकी घबराहट की वजह पूछती है, पर मिन उसे अपने सपने के बारे में नहीं बताता, इसलिए कुछ बहाना लगा देता है। और अब हम स्कूल में देखते हैं जहाँ रिकू अमी से ची के बारे में पूछता है कि उसकी बात उससे हुई है या नहीं, पर अमी उससे नहीं बताती।
कि उसने वर्कशॉप में कॉल कर पता किया है कि वहाँ कोई भी ची नाम की लड़की नहीं है। मिन भी वहीं पर था एंड वो रिको के पॉकेट में ची की डॉल देख बहुत जेलस हो रहा था। पर तभी रिको की नजर असली ची पर पड़ जाती है जो मिन के पॉकेट से झांक रही थी। रिको मिन को रोकने की कोशिश करता है पर तभी नोमुरा आकर उसे इंटरप्ट कर देती है। फिर रिको को लगने लगता है कि मिन के पास भी ची की डॉल है, लेकिन वो डॉल कुछ ज्यादा रियल क्यों लग रही थी। देन हम देखते हैं कि नोमुरा अपने डैड के हॉस्पिटल में उनसे मिलने जाती है। डैड उसे डॉक्टर रिको से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अब से यही काम करेगी। एंड फिर डॉक्टर रिको के जाने के बाद नोमुरा अपने डैड से पूछती है कि क्या वो मिन की मॉम को पसंद किया करते थे क्योंकि वो उन्हीं के हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वो बस उनकी हेल्प करना चाहते थे एंड वो उनको काफी टाइम पहले से जानते हैं। देन वो उन्हें मिन को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करने को बोलती है। तो डैड बताते हैं कि उन्होंने किया था पर वो रिजेक्ट कर दिया गया है एंड अब और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा इस मैटर में। देन डैड बताते हैं कि वो दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं डॉक्टर रिको से। ये सुनकर नोमुरा को गुस्सा आ जाता है और वो जाने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो बोलती है कि आपने कभी मॉम और मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आपके लिए अभी भी ये मायने रखता ही नहीं है। एंड ये सब मीन की मॉम भी सुन लेती है जो वहीं से गुजर रही थी। डैड उसे डांट देते हैं और नोमुरा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मीन की मॉम भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि आसूका मीन के घर आई थी। ग्रैंडमा सो रही थी तो वो खुद ही मीन के रूम में चली जाती है और वो यहाँ ची के बेड नोटिस करती है और ची के डॉल्स के कपड़े भी। उसे लगता है कि शायद मिन्स को डॉल के साथ खेलना पसंद है। फिर वो उसका टैब चेक करने लगती है जो ची यूज किया करती है जिसपे ईमेल खुला हुआ था एंड वो ईमेल एड्रेस नोटिस करती है जो 1 इंच प्रिंसेस के नाम से था एंड नीचे मेन स्कूल से करा जाता है। आसूका भी उसकी आवाज सुन नीचे आती है। मिन उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं उसने ची का सामान तो नहीं देख लिया एंड वो फटाफट अपने रूम में जाकर सारा सामान छुपा देता है। आसूका भी उसके रूम में आ जाती है। मिन बोलता है कि उसे ऐसे अकेले किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए पर फिर आसूका उसकी कहा बात नहीं मानती एंड वो उससे पढ़ाई में हेल्प मांगती है। देन थोड़ी देर बाद मीन की मॉम वहाँ पर आती है अपने साथ नोमुरा को लेकर। देन नोमुरा थोड़ी देर वहीं रुकती है एंड सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है जिसकी सब बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वो बोलती है कि वो अपनी मॉम के साथ नहीं रहती है इसलिए वही रोज खाना बनाती है अपने घर में। उसे यहाँ सबके साथ खाना अच्छा लगता है वरना घर पर तो वो अकेली ही खाती है। इवन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। देन मॉम उससे पूछती है कि उसे अपने डैड की दूसरी शादी के बारे में सुनकर बुरा लगा। तो नोमुरा बताती है कि वो हमेशा से अपने डैड की लाडली रही है पर जब उसकी मॉम उसे छोड़कर गई तो पहले तो उसे लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से बट वो अंदर ही अंदर अकेली पड़ गई थी। ग्रैंडमा समझती है कि जो चला गया उसे वो याद कर परेशान ना होए। ग्रैंडमा उसे समझाती है कि जो चीज चली गई हो उसे याद कर कर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो नोमुरा कहती है कि उसे अब समझ आ रहा है कि उसकी मॉम उन्हें छोड़कर क्यों गई क्योंकि डैड ने उन्हें एकदम अकेले कर दिया था जैसे अब वो होने लगी है। वो रोज अपने डैड के लिए प्यार से खाना बना कर रखती है, उनका इंतजार करती है पर कभी भी वो अपने डैड के साथ डिनर तक नहीं कर पाती। ऐसे ही वो मॉम के साथ ही करते थे। इनफैक्ट वो मॉम को प्यार भी नहीं करते थे। उन्होंने उनसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो एक फेमस प्रोफेसर की बेटी थी जबकि वो प्यार किसी और को करते थे। ये सुनकर मीन की मॉम को उस पर काफी दया आती है। वो उसे गले से लगा लेती है। जी भी ये सब सुन रही थी। उसे भी नोमुरा के लिए काफी बुरा लगता है। देन नोमुरा मीन के बाथरूम में नहाने जाती है। वो टॉवल बाहर भूल गई थी तो मीन को ही टॉवल लाने को कहती है जिससे मीन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर मीन पढ़ाई करने बैठता है। जी भी उसके साथ ही थी।
तभी नोमुरा वहाँ पर आ जाती है एंड बोलती है कि उसे नींद आ रही है। देन वो बताता है कि मीन की मॉम ने उसके डैड को कॉलेज में रेकमेंड करने से मना कर दिया है। तो मीन कहता है कि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। नोमुरा उसे अपने डैड के हॉस्पिटल में ही आने को बोलती है, पर मीन उसके इस प्रपोजल को साफ मना कर देता है। तो नोमुरा उसे लगते हुए बोलती है कि वो उसे पसंद करता है ना, या किसी और को जैसे ची को, पर मिन उसे मना करता है। इस सुन नोमुरा उससे फिर किस करने वाली थी, पर मीन को अपना वही सपना याद आ जाता है एंड तुरंत नोमुरा से वो दूर हो जाता है और वो कहता है कि आई रियली डोंट नो कि नोमुरा मिन को किस करने के पीछे क्यों पड़ी है इतना। खैर मिन नोमुरा को ये सब दोबारा उसके साथ करने से मना करता है, पर नोमुरा ये बोलकर चली जाती है कि इससे वो हर्ट है। देन हमारी ची बेड पे रोने लगती है। मिन उससे वजह पूछता है, पर वो कुछ बताती ही नहीं और फिर से रात को वो अपने नॉवेल लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि एक बड़े लड़के को बड़ी लड़की के साथ होना चाहिए जो उसे प्यार कर सके, उसका सहारा बन सके, पर जबकि वो इतनी छोटी है जिससे बस वो उस बड़े लड़के के हाथों में नाच सकती है उसे खुश करने को, और उसके ऊपर वो एक बोझ है। उसे अब ये सपना छोड़ देना चाहिए कि वो उसका कभी प्यार पा सकेगी। ऑब्वियसली उसने ये सब अपने और मिन के बारे में लिखते हुए ही सोचते हुए ही लिखा था। वो सोते हुए मिन के गालों पर हल्का सा किस करती है। फिर बीच रात में मिन की आंखें खुलती है तो नोमुरा उसके पास ही थी एंड वो अपने कपड़े निकाल उससे क्लोज होने की कोशिश करती है। ये देखकर ची जोर से चिल्ला पड़ती है। नोमुरा भी उसे देख लेती है और उसे एक ग्लास में कैद कर फिर से मीन को किस करने लगती है, पर थैंकफुली मीन एक अंतरंगी सपना ही देख रहा था। स्कूल में मीन याबुकी को उसकी दी हुई वो एडल्ट मैगजीन लौटा देता है, उन्हें से मना करता है, पर याबुकी को अभी भी लगता है कि मिन को डॉल्स पसंद है, इसलिए वो उसे कैरियोके में ले जाता है एंड यहाँ उसने दो लड़कियों को भी बुलाया था एंड वो लड़कियाँ आते ही उन दोनों को छेड़ने लगती है। बेचारे दोनों बॉयज की बैंड बज गई थी। मिन तो किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है, पर बेचारा याबुकी वहीं पर फंस कर रह जाता है। मीन अब घर पहुंचता है तो ची उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे देख लिया है। वो बताती है कि वो बस बाहर घूम रही थी कि अचानक से ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती है, पर वो उसे देख बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी, बल्कि वो उसे क्यूट बोलती है, उसे बातें करती है, खाना खिलाती है और उसे बस घर जाने को कहती है। बस तभी दोनों को कुछ जलने की स्मेल आती है। मिन नीचे जाकर चेक करता है तो देखता है कि ग्रैंडमा ने गैस को ऑन ही छोड़ दिया है। वो तुरंत गैस बंद करता है एंड ग्रैंडमा के पास जाता है, पर वो उसे अपना बेटा समझ रही थी एंड बताती है कि आज एक 1 इंच प्रिंसेस उनसे मिलने आई थी। असल में उनकी तबीयत अब खराब होने लगी है, वो चीजें भूलती जा रही है। वहीं आसुका ची के मेल का इंतजार कर रही थी कि वो नोटिस करती है कि ये तो सेम वही ईमेल एड्रेस है जो उसने मिन के रूम में देखा हुआ था, यानी मीन अब तक उन्हें ची के नाम से बात कर रहा था। वहीं मिन ची को ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने के बारे में बताता है। देन दोनों साथ आइसक्रीम खाते हैं एंड दोनों काफी क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। ची रियलाइज करती है कि मिन अब काफी नाइस बिहेव करने लगा है, अब वो पहले की तरह खड़ूस नहीं रहा। देन मिन मस्ती में उसकी पूरी पुडिंग खुद ही खा लेता है। फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो अपनी 1 इंच प्रिंसेस यानी ची के लिए कपड़े सील रही थी एंड ची की मॉम भी वहाँ उनसे मिलने आई थी एंड मिन की मॉम उन्हें कल के इंसिडेंट के बारे में बताती है। ची की मॉम बोलती है कि फिर तो वो रोज ग्रैंडमा से मिलने आती रहेगी। दिन सुबह ची स्कूल जाने से मना करती है, भी मना करता है इस डर से कि कहीं ग्रैंडमा उसे फिर से देख ले, पर ची कहती है कि उसे ग्रैंडमा की फिक्र है, इसलिए वो उनके साथ यहाँ रहना चाहती है, कहीं वो फिर से कोई गड़बड़ न कर दे और अपनी जान खतरे में डाल ले। फिर स्कूल में रीकू अमी को बताता है कि ची ने उसे भी मेल किया है और उसमें उसने सिर्फ अपने वर्कशॉप के बारे में बताया है, पर ये सुन अब अमी बता देती है कि उसे नहीं लगता कि ची कोई वर्कशॉप अटेंड कर रही है और ये सब मिन भी सुन लेता है।
फिर रिको लाइब्रेरी में 1 इंच प्रिंसेस के रिलेटेड बुक्स लेने जाता है जो उनकी टीचर्स भी लेने वाली थी। वो उन्हें बता देता है कि उससे पता चला है कि ची ही मून बनी है। एंड दोनों ये बुक इसलिए ले रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ची की करंट नॉवेल लिटिल गर्ल इन अ पॉकेट इसी लेजेंड पर बेस्ड है। दोनों कंफ्यूज है कि ची ने अचानक ये नई कहानी क्यों लिखना शुरू कर दी। रिको बोलता है कि शायद उसके दिमाग में कुछ नया चल रहा है, तो टीचर मजाक में कह देती है कि शायद ची खुद ही वो लिटिल गर्ल बन गई है। तो रिको कहता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग शायद ची किसी के साथ वन साइडेड लव में फंसी है और छोटे बड़े साइज से वो ये देखना चाहती है कि वो और उसका लवर एक दूसरे से बहुत अलग है। देन वो सोचने लगते हैं कि वो लवर कौन होगा और तभी दोनों के सामने मीन आता है एंड रिको को मिन के पॉकेट की डॉल याद आती है। उसे लगता है कि जरूर मिन भी वो नॉवेल पढ़ रहा है। तभी उसे भी डॉल बनाने का ख्याल आया जैसे उसे आया था और वहाँ मीन टी को टेक्स्ट कर रहा था कि अम्मी और रिको ने उसके वर्कशॉप का झूठ पकड़ लिया है। एंड उधर ची टेक्स्ट पढ़ती है कि ग्रैंडमा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और फिर वो उसे अपनी बनाई ड्रेस पहनाती है। पर तभी ची की मॉम वहाँ पर आ जाती है तो ची तुरंत ही छुप जाती है। ची की मॉम उन्हें बता रही होती है कि उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड उन्हें प्यार नहीं करते। अब इवन उन्होंने शादी के लिए भी कभी मॉम को प्रपोज ही नहीं करा क्योंकि शादी से पहले ही ची इस दुनिया में आ गई थी तो उन्हें शादी करनी पड़ी। ये सब चीजें ची भी सुन रही थी। ग्रैंडमा बोलती है कि वो उनकी शादी से काफी खुश थी एंड जब से ची के डैड ने शादी करी थी वो काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, वरना उससे पहले वो काफी आवारा थे और हमेशा टोक्यो जाने की बात करते थे। लेकिन शादी के बाद से उन्होंने काफी मेहनत करी और ये रेस्टोरेंट खोला और ये सब सिर्फ ची की मॉम की वजह से हुआ है। देन ग्रैंडमा उनसे पूछती है कि वो भी ची के डैड को बहुत प्यार करती है तो मॉम कहती है कि शायद। एंड तभी मीन वहाँ भागते हुए पहुँचता है क्योंकि ची उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी और वहीं अम्मी और रिको ची के रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। इधर मीन ची को नहीं देख पाता तो उसे लगता है कि कहीं वो फिर से अपने घर तो नहीं चली गई, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है और ची को ढूंढने की कोशिश करता है। ची के डैड उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी मेहनत करता है एंड कहते हैं कि काश उनकी ची भी वैसी ही होती, इतनी मेहनती ना सही कम से कम कॉलेज तो जाती। ये सुनकर रिको बोल पड़ता है कि ची भी बहुत हार्ड वर्किंग है। वो भले ही पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट नहीं है पर उसके पास और भी टैलेंट है जैसे राइटिंग, डांसिंग और वो इसके लिए काफी मेहनत भी कर रही है जिसकी वजह से वो ची की इतनी रिस्पेक्ट करता है। एंड ये सारी बातें वो मिन को सुनाते हुए कह रहा था पर मिन को याद आता है कि कहीं ग्रैंडमा ने फिर से ची को पकड़ तो नहीं लिया, इसलिए वो फिर तुरंत अपने घर जाता है जहाँ ग्रैंडमा ची से ही बात कर रही थी। वहाँ अम्मी और रिको बाहर निकलकर बात कर रहे थे कि उन्हें क्या ची के पेरेंट्स को सब सच बता देना चाहिए कि ची वर्कशॉप नहीं अटेंड कर रही। पर इतने में ये सब ची की मॉम ने सुन लिया एंड वो तुरंत ची के डैड को ये सारी बात जाकर बताने लगती है और अब वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। देन मॉम को काफी गुस्सा आता है कि डैड बस तुरंत अपना आपा खो देते हैं एंड चली जाती है। ये सब आंसू का भी देख लेती है और मिन से मिलने को आ जाती है। देन उससे तुरंत रूम में लाकर पूछती है कि उसे पता है कि ची कहाँ है। ची भी उनकी बातें सुनने के लिए ऊपर आने लगती है। यहाँ आसुका मीन से ची का पता पूछने के लिए फोर्स करती है। मिन बोलता है कि ची के कुछ न बताने के पीछे भी कुछ वजह है, वो भी परेशान है, कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी है पर बस वो थोड़ा इंतजार करे, ची जरूर लौटेगी। आसुका पूछती है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। मिन बोलता है कि ची को बस अभी उसकी जरूरत है इसलिए उसे ची को प्रोटेक्ट करना होगा। तन आसुका बोलती है कि वो भी उसे लाइक करती है काफी समय से, पर इन बातों का कोई मतलब नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। और ची जो बस अभी वहाँ पर पहुँचने जा रही थी, बेचारे की हालत एकदम खराब हो गई थी। मिन बोलता है कि अब ची ज्यादा समय तक छुपकर नहीं रह सकती है। ग्रैंडमा को उसके यहाँ होने का पता चल गया है और रिको और अम्मी के सामने भी उसकी पोल खोलती जा रही है। देन ची बार में कॉल लगाती है जहाँ उसके डैड अक्सर ड्रिंक किया करने जाते हैं।
डैड उसे डांटने लगते हैं वर्कशॉप का झूठ बोलने के लिए। ची बोलती है कि वो अभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, इसलिए उन्हें अपना पता नहीं बता सकती। वो जानती है कि डैड ने उसके और मॉम के लिए अपने म्यूजिक के सपने को छोड़ दिया था। वो जानती है कि डैड उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिसके लिए वो भी ग्रेटफुल है, पर उन्हें मॉम का ख्याल रखना चाहिए, उनसे हमेशा यूँ झगड़ना नहीं चाहिए। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि डैड उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज़ वो अपने प्यार को सिर्फ अपने दिल में ना रख के उनके सामने बताए, जो एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डैड बोलते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम से शादी उसके होने की मजबूरी में नहीं की थी। वो सच में अपनी वाइफ से प्यार करते थे और आज भी करते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये शादी करी थी। और एंड टाइम पर मॉम भी वहाँ पहुंचकर ये सारी बातें सुन लेती है एंड डैड भी तुरंत फोन साइड कर अपनी वाइफ को फ्लावर्स देते हैं एंड उनसे हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। एंड मीन भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और फिर मॉम डैड दोनों साथ में ची को थैंक्स करते हैं। देन सभी साथ फोटोज क्लिक करने वाले थे तो आसूका तुरंत मीन को भी वहाँ बुला लाती है एंड पिक्चर्स क्लिक करने के टाइम मीन ची को भी पॉकेट से बाहर निकाल लेता है। बाद में ची पूछती है कि किसी ने उस फोटो में नोटिस कर लिया तो मीन कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब संभाल लेगा और ची को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर ची काफी खुश थी, पर उसे लगता है कि वो शायद ज्यादा ही सोच रही है और डांस करने लग जाती है। पर तभी आसूका की नजर उस पर पड़ जाती है जो उसे ही याद कर रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा को अचानक पेट में दर्द होने लगता है। मिन तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। चेकअप के बाद मॉम बताती है कि उन्हें थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इनको कुछ पेपर्स ऑफिस ले जाने को कहती है। यहाँ हम मीन के डैड को भी देखते हैं जो उस पर नजर रख रहे थे। मीन को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो अपना कोट बाहर रख देता है जिसमें ची भी थी। उसके जाते ही वहाँ एक बच्ची आती है जो ची को देखकर पकड़ लेती है। मिन वापस आकर ची को वहाँ पर नहीं पाकर बहुत परेशान हो जाता है एंड उधर वो बच्ची ची को अपना खिलौना बनाकर अपने रूम में ले आई होती है। उसने ची को बांध भी दिया था। वो बच्ची ची को एक फेरी समझ रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि रिकू आसूका से मिलने जाता है एंड उसे ची के बारे में पूछता है, पर आसूका को भी कुछ मालूम नहीं था। तब दोनों साथ ही एक छोटे से इंसान को देखने के बारे में बताते हैं, यानी ची जो उन्होंने मिनामी के आसपास ही देखा है। पर अगेन रिकू को वो एक डॉल ही लगती है। वहीं वो बच्ची अपनी मॉम की ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी मॉम आती है एंड पूछती है कि उसने डॉक्टर को अपनी सर्जरी करने से क्यों मना करा। उसकी वजह से सब कितने परेशान है। अगर वो सर्जरी नहीं करेगी तो वो ठीक कैसे होगी। तभी वहाँ मिन और उसकी मॉम आ जाते हैं क्योंकि बगल वाले बेड पर ही ग्रैंडमा भी है। ची हाथ हिला मिन को इशारा करने की बहुत कोशिश करती है, पर मिन उसे देख नहीं पाता एंड ग्रैंडमा के पास आ जाता है जो फिर से मिन को अपना बेटा नोबोरू समझ रही थी। देन वो बच्ची भी उनके पास आती है जिसका नाम मियू है। मॉम अपने काम के लिए चली जाती है एंड मिन ची को ढूंढने, इस बात से बेखबर कि जिससे वो ढूंढ रहा है वो वही है, पर वो बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है। इधर ची मियू को ये बताता है कि वो एक 1 इंच प्रिंसेस है। ग्रैंडमा भी बोलती है कि 1 इंच प्रिंसेस उसे ही दिखती है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो खुश होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए अगर वो इस प्रिंसेस को बांधेंगे, उसे परेशान करेंगे तो वो भाग जाएगी। ये सुनकर मियू ची को बोलती है कि इसका मतलब वो सच में बैड गर्ल है। मॉम भी कहती है कि वो उनकी बात नहीं मानती है, उन्हें गुस्सा दिला देती है। उसकी ही वजह से मॉम कभी हंस भी नहीं पाती है और इसलिए शायद वो बीमार भी हुई है। ची कहती है कि वो एक बार उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाएगी, वो जरूर बहुत खुश हो जाएंगी। पर मियू बोलती है वो इन ड्राइंग्स को देखकर खुश नहीं होंगी। वो तभी ही खुश होती है जब मियू इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करे। ये सुनकर ग्रैंडमा बोल पड़ती है कि ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है और उसके ना होने पर खुश हो। एंड मियू भी अपनी मॉम को इतना प्यार करती है, तभी तो 1 इंच प्रिंसेस उससे मिलने आई है। इसमें हाँ में हाँ मिलाती है
एंड फिर दोनों मिलकर ची को सुला देते हैं, जिसके बाद मियू की मॉम आती है जो उसे माफी मांगती है उसे इतना सफर कराने के लिए। यानी वो भी अपनी बेटी को प्यार करती है, बस उससे टाइम नहीं दे पाती। और अब हम मीन के ख्याली पुलाव को देखते हैं, यानी उसका एक और हसीन सपना जहाँ वो बड़ी इज्जत के साथ मीन को थैंक्स करती है अब तक इतनी केयर करने के लिए। बट अब उसे मिन को उसकी दुनिया छोड़ जाना पड़ेगा और अब वो अपनी दुनिया चांद पर लौट रही है और मीन बस उसके लिए चिल्लाता रह जाता है। इसके साथ उसकी नींद खुलती है एंड ग्रैंडमा आकर उससे पूछती है कि वो वन इंच प्रिंसेस को ढूंढ रहा है एंड फिर वो उसे मियू का पास ले जाती है जहाँ उनकी ची थी। मिन उसे देख बहुत खुश था, वो तो ऑलमोस्ट रोने ही लगता है। वो उसे अपने साथ लेकर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम की आवाज से उठता है जो ग्रैंडमा के लिए कपड़े देने हॉस्पिटल जाने वाली थी। मिन फौरन उनसे वो कपड़े ले लेता है ताकि उनकी नजर ची पर ना पड़े। फिर वो फटाफट ची को उठाता है ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके, वरना मियू उसके लिए परेशान होगी। फिर आसूका भी उनके साथ चलने लगती है, पर रास्ते में कोई उस पर गलती से पानी डाल देता है, इसलिए मिन उसे अपने हैंकी दे देता है। देन आसूका अपने घर जाती है एंड कपड़े बदल कर घर आकर वो उस हैंकी को देख बहुत खुश हो रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है एंड वो तुरंत TI की वीडियो लगाती है जिसके बैकग्राउंड में सेम ही हैंकी दिख रही थी और अब उसका शक यकीन में बदल रहा था। उधर ची मीन को बताती है मियू की मॉम सच में उससे काफी प्यार करती है, उसने खुद देखा है, पर वो ये चीज मियू को कैसे समझाए। लेकिन तभी अचानक से आसूका वहाँ पर आ जाती है और वो मीन से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था एंड पूछती है कि क्या वो उसकी दीदी ची है। देन मिन उसे ची दिखा ही देता है। ची उससे पूछती है कि वो ऐसी छोटी कैसे हो गई, पर इसका जवाब ची के पास भी नहीं था। ची उससे माफी मांगती है उसे परेशान करने को। देन आसूका उससे पूछती है कि वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है क्या एंड वो उसकी मदद से म्यू की हेल्प करने का प्लान करती है। ची उन्हें म्यू की स्केच बुक दिखाती है जिसमें सारी ड्राइंग्स उसने अपनी मॉम को बनाई थी। अब जैसे ही म्यू वहाँ पर आती है, ची उसे बोलती है कि वो उसे एक मैजिक दिखाएगी जिससे उसे पता चल गया कि उसकी मॉम उसके लिए क्या फील करती है। फिर मिन तुरंत म्यू की मॉम के पास जाता है एंड उन्हें म्यू के पास जल्दी चलने को कहता है। मॉम परेशान होकर तुरंत भागती हुई म्यू के पास आ पहुंचती है। मिन और आसूका उन्हें बताते हैं कि म्यू को दर्द हो रहा था, पर उसने नर्स को बताने से मना किया है क्योंकि अगर मॉम को पता चला तो वो परेशान होंगी। देन वो मॉम को म्यू की ड्राइंग सिखाते हैं जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटे की फीलिंग्स नहीं समझ पाई। वो उसे बहुत प्यार करती है एंड कभी म्यू को खुद से दूर जाता नहीं देख सकती। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं म्यू को चेक करने के लिए, पर डॉक्टर्स बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। म्यू भी अपनी मॉम को ऐसे देख बहुत खुश होती है एंड अब वो सर्जरी के लिए भी तैयार हो जाती है जिससे म्यू की मॉम काफी खुश होती है। बाकी के लोग भी। देन वहाँ नोमुरा भी आ जाती है एंड मीन को अकेले में बात करने को बुलाती है। वो यहाँ अपने दोनों के बीच सब क्लियर करना चाहती है। वो जानती है कि मिन उसे लाइक नहीं करता, इसलिए वो मिन को प्रॉपर्ली रिजेक्ट करने को कहता है ताकि वो मूव ऑन कर सके एंड पूछती है कि क्या वो ची को पसंद करता है एंड मिन भी रिवील करता है कि उसे भी अब रियलाइज हो गया है कि वो हमेशा से ही ची को लाइक करता आ रहा है एंड सॉरी बोलकर वो नोमुरा को रिजेक्ट कर देता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने। वही हमारी ची की धड़कनें बढ़ रही थी ये सोच के कि नोमुरा और मीन के बीच क्या बातें हो रही होंगी एंड दूर से ही उन सभी को मीन के डैड दिख रहे थे जिन्हें मीन की मॉम देख लेती है। देन दोनों साइड में आते हैं बात करने को एंड उन्हें मीन साथ में देख लेता है एंड डैड बता रहे होते हैं कि अक्टूबर में उनका बेबी होने वाला है। मॉम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और साथ ही डिवोर्स पेपर लौटा देती है। एक्चुअली उन्होंने डैड को कल ही देख लिया था, इसके लिए आज वो पेपर्स लेकर आई है। फिर वो उनका मजाक उड़ाती है कि आज भी वो लोगों को मीन अपने डैड को देख गुस्से में उनके पास बढ़ता है कि उससे पहले ही नोमुरा के डैड उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं
क्योंकि उनकी वजह से ही मीन की मॉम ने इतना सफर किया है। उनकी वजह से ही मीन की मॉम को दिन रात काम करना पड़ा है। अकेले उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की, पर डैड उन्हें और मीन को सॉरी कहते हैं और अपनी मॉम यानी ग्रैंड माँ के साथ ले जाने का कहते हैं। पर मीन उन्हें ग्रैंड माँ को ले जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने उनके जाते ही फैसला कर लिया था कि अब से वो अपनी मॉम और ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करेगा। एंड मॉम भी मीन का साथ देती है। फिर डैड जाते हुए मीन को कैंडो कभी न छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे वो मैच हारते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो कितना रोया था और वही रूम में बाकी सब तो ग्रैंडमा के साथ स्टोरी पढ़ने में बिजी थे। पर ची बेचारी मिन और नोमुरा का सोच कर रोए जा रही थी। पर फिर मिन वहाँ पर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मियो उसे थैंक्स करती है अपना मैजिक दिखाने को। फिर मीन ची से कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा एंड वो उसके दिल को बिलोंग करती है, पर ये बात ची नहीं सुन पाती। अब अगले दिन से तो मीन ची के प्यार में एकदम पागल ही हो गया था, मानो वो चीन को सोते सोते देखे ही जा रहा था एंड उसे गिरने से भी बचा लेता है। और अब तक पूरा 1 महीना बीत गया था ची के छोटे होते हुए, और अब दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। ची काफी खुश थी क्योंकि ग्रैंडमा डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और आज वो उनके हाथ का टेस्टी खाना खा रही है, वरना रोज उसे मीन के हाथ का खाना खाना पड़ता है जो ची ने ही उससे बनाना सिखाया था। खैर, अब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं कि आसुका उन्हें आकर बताती है कि मॉम पुलिस के पास जाने वाली है जिनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। आसुका ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मॉम सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर स्कूल में टीचर ची की नॉवेल पढ़ रही थी, राइटिंग से काफी इम्प्रेस हो रही थी एंड दूसरे टीचर के पूछने पर वो उन्हें भी ख्याली में बता देती है कि ये ची की लिखी हुई नॉवेल है एंड वो चिल्लाकर पूरे स्टाफ रूम को बता देते हैं और अब पूरे स्कूल को इसके बारे में पता लग गया था। फिर मीन कहती है कि रिको से बातें करने को बुलाता है क्योंकि उसे मीन की डॉल के बारे में बात करनी थी और कई सारे सवाल भी पूछने होते हैं। पर तभी क्लास के सारे बच्चे वही नॉवेल्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। ये सब सुन ची परेशान हो जाती है क्योंकि अगर मिन ने वो स्टोरीज पढ़ ली तो वो उसकी फीलिंग्स के बारे में जान जाएगा। और फिर क्लासेस के बाद अम्मी ची के पेरेंट्स को भी उसके नॉवेल्स दिखाती है एंड बताती है कि ची काफी फेमस है ऑनलाइन वर्ल्ड में। ची के पेरेंट्स हैरान थे कि ची ने उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। अम्मी बोलती है कि शायद वो थोड़ी शाय फील कर रही हो, इसलिए रिको सबको बता देता है कि उसे इस नॉवेल के बारे में पता था, पर ची ने जब ये खुद सीक्रेट रखा था तो वो कैसे किसी को इस बारे में बता सकता था। रिको बताता है कि जिस दिन ही उसने ची को प्रपोज किया था एंड बताया था कि वो उसे और मून बनी को पसंद करता है, उसी दिन वो गायब हो गई थी। तो आसुका बोल पड़ती है कि ची के गायब होने के पीछे उसके प्रपोजल की तो कोई गलती नहीं है। और अब सबकी आंखें आसुका पे थी कि उसे ये कैसे मालूम, बट आसुका ये कहकर टाल देती है कि बस उसे ऐसा लग रहा हो और कुछ नहीं, और उसे भी इनके बारे में पता था। डैड तो ची के इस टैलेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी इतनी अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है। एंड लिटिल गर्ल वाली स्टोरी पढ़ते हुए मॉम को याद आता है कि बचपन में एक बार ची ने उन्हें 1 इंच प्रिंसेस को देखने के बारे में बताया था, पर वो उस टाइम उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आसुका बोलती है कि क्या पता दीदी सच में झूठी बन गई हो, पर अब की बार मॉम आसुका की बातों पर बिलीव नहीं करती, जबकि उनकी दोनों बेटियां सच में बोल रही थी। उनको काफी बुरा लगता है कि वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर उनसे उनकी मन की बातें पूछ नहीं पाती और उन्हें बाहर से इन बारे में पता चल रहा है। वही मीन अकेले दूर कहीं जाकर ची की नॉवेल्स पढ़ता है, जिसमें उसने अपनी और मीन की सारी अब तक की जर्नी को बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा था और साथ ही अपनी सारी फीलिंग्स मीन के लिए उसने वहाँ पर लिखी हुई थी। और उसे विश्वास है कि मीन कभी भी ची को पसंद नहीं कर सकता, पर वो जो भी हो फाइनली मीन को ची के लिए फीलिंग्स आ जाती है, पर वो घर पर आकर ची से कुछ बात ही नहीं कर पाता। एंड तभी रिको मीन से मिलने के लिए आ जाता है। ची तुरंत ही छुपती है, पर रिको
तो उसके रूम में आते ही ची की डॉल को ढूंढने लगता है। उसे ची तो नहीं तो उसका पेट जरूर मिल जाता है और अब तो वो कंफर्म हो गया था एंड डायरेक्टली ही मिन से पूछता है कि वो ची को लाइक करता है एंड तभी उसने वो डॉल बनाई हो एकदम रियल दिखने वाली। मिन टालने लगता है एंड बोलता है कि ची बस उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर रिको उसे सच बोलने को कहता है और बोलता है कि ची की स्टोरीज का बिग गाय वही है ना। रिको बोलता है कि उसने वो नॉवेल पढ़कर बहुत जेलसी हुई थी क्योंकि उसे ची की स्टोरी का बिग गाय बनना था और अब वो पूरे रूम में ची की डॉल ढूंढने लगता है एंड इन्हीं सब में उसे अपना वो रैबिट मिल जाता है जो उसने ची को दिया था। अब उसे ची की डॉल नहीं रियल ची को ढूंढना है यहाँ पर। मीन उसे मना करता है। रिको बोलता है कि ये सब मीन की वजह से हुआ है। वो नहीं जानता कि ची उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसे लगता है कि मीन उसे कभी लव बैक नहीं करेगा क्योंकि मीन ने कभी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई। इसलिए अगर वो उसे प्यार करता है तो सब कुछ सच बता दे। उसे मीन बोलता है कि उसे अब प्यार करने से डर लगने लगा है। जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद डैड ने भी सोचा कि वो अपनी वाइफ को हमेशा प्यार देंगे, उन्हें खुश रखेंगे, पर फिर उनकी फीलिंग बदल गई और उससे डर है कि कभी उसने भी ऐसी ही चीज कर दिया तो इसलिए उसने किसी से भी प्यार ना करने का फैसला लिया है। पर जब भी वो रिको को ची के करीब देखता है तो जेलस फील करता है जबकि उसका ची पर कोई हक नहीं है। और उस रात भी ची ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी पर मीन ने उसे कुछ नहीं बताया और फाइनली मीन यहाँ अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करता है। वो ची को कितना प्यार करता है। आई लव ची, आई लव ची। ची कभी वन साइडेड लव में थी ही नहीं, वो हमेशा से मिन का एक हिस्सा रही है। और ची भी बोल पड़ती है एंड सामने आ जाती है। वो मिन को थैंक्स करती है उसे सब बताने को। उस रात उसने भी यही सब फील करा था जब वो छोटी बनी थी। रिको तो उसे देखकर बहुत खुश होता है एंड उसे कवाई यानी क्यूट बोलता है एंड पीछे हम मिन की तिरछी नजर साफ देख पाते हैं एंड जिन रिको को उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स करती है क्योंकि उसके बहने बिना वो उस दिन मिन के सामने नहीं आ पाती। रिको खुश था कि वो किसी भी तरह ची के काम आ सका। ची उसे कहती है कि वो उससे प्रपोजल का जवाब ना दे सकती है तो रिको कहता है कि उसे जवाब तो पहले ही मिल गया था जब उसने उसकी नॉवेल पढ़ी थी। वो समझ गया था कि ची का बिग गाय वो नहीं है एंड जब मिन भी ची के लिए सेम फील करता है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है और वहाँ से वो जाने लगता है। पर जाने से पहले वो बताता है कि 1 इंच प्रिंसेस की स्टोरी में उसको नॉर्मल करने के लिए सिर्फ जादुई हथौड़ा काफी नहीं है। स्टोरी में दौरे का यूज कर अकेबोनो केव में जाकर सूरज की तरफ फेस कर अपने बड़े होने की प्रे करी थी। अकेबोनो केव जापान की एक जगह का नाम है जहाँ 2 मूर्तियाँ लगाई हुई है। और अब वो नेक्स्ट डे ही मीन केव जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बस फटाफट बस पकड़ता है और फिर एक होटल पहुंचता है एंड एज 1 ही पर्सन एंट्री लेता है क्योंकि फिलहाल दुनिया के लिए तो वो अकेला यहाँ पर आया है। तो दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग में बात लेते हैं जहाँ दोनों काफी मस्ती करते हैं और फिर डिनर पर दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने मशरूफ थे कि इन दोनों की बातों की आवाज बाहर होटल की ओनर की बेटी भी सुन लेती है। वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती है पर उसकी मॉम विश्वास नहीं करती। फिर मीन उनसे सनराइज का टाइम पूछता है तो वो समझ जाते हैं कि वो केव जाने वाला है तो वो बताती है 4 बजे ही निकल जाना चाहिए एंड बोलती है कि वहाँ अक्सर कपल साथ जाते हैं अपनी अच्छी लाइफ के विश मांगने के लिए। तो मीन झट से बोल पड़ता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी लाइफ चाहता है। मीन यहाँ ची को किस करने वाला था पर फिर रुक जाता है ये बोल के कि उसने इतना वेट किया है तो एक और दिन ही सही। ची उसे याद दिलाती है कि ये उनकी फर्स्ट किस नहीं है। अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह दोनों केव पर पहुंच जाते हैं। मिन ची के लिए कपड़े भी लाया था और फिर यहाँ मिन दोबारा से अपनी फीलिंग्स ची को बताता है। दोनों बात करते हैं कि बचपन में कैसे उन्होंने पहाड़ों पर ही 1 इंच प्रिंसेस को ढूंढते हुए सबसे अच्छा वक्त गुजारा है एंड ची तो हमेशा से ही वो चाहती थी। और अब जैसे ही सनराइज होता है ची विश मांगती है कि प्लीज गॉड मुझे फिर से नॉर्मल साइज में बना दीजिए एंड मिन भी ची के लिए सेम विश मांगता है। ची के सामने
मिन के साथ बिताए सारे पल आने लगते हैं और अब बस उसकी एक विश है, दोबारा बड़ा होना। बट इतनी विशेस मांगने के बाद भी कुछ नहीं होता। चीज से रोने लगती है और अब मिन वहाँ से लौटने लगता है और उसके पीछे हम चिन की मॉम को भी देखते हैं। असल में उन्होंने पिछली रात मिन और रिको की बातें सुन ली थी और उन्हें लग रहा था कि मिन ची से मिलने के लिए यहाँ आया है। मिन ची से कहीं घूमने चलने को पूछता है, पर ची का सारा मूड खराब हो गया था, इसलिए उसे बस अब घर जाना था, वो भी अपने घर, ताकि अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ सच बता सके, क्योंकि अब वो और मीन पर बोझ बनकर नहीं रह सकती है। उसे एक दूसरे के बारे में भूल जाने को कहती है, क्योंकि मीन कभी उसके साथ ऐसा खुश नहीं रह पाएगा और कभी ना कभी उसे अपना इस फैसले पर रिग्रेट जरूर होगा। पर मीन कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ देगा। दोनों की ये बातें चल रही थी कि तभी एक कार एकदम स्पीड में आती है और मीन को टक्कर मार देती है। एंड यहाँ मीन का काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। जी तो बच गई थी, पर मिन को काफी चोट आई थी एंड वो कार भी वहाँ से चली जाती है। जी की मॉम भी अब सामने आती है एंड वो मिन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी कि अपनी बेटी को ऐसे देख हैरान हो गई थी, पर पहले उन्हें मिन को बचाना होगा। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ उसकी सर्जरी होती है। अब मिन खतरे से बाहर था, पर उन्हें अभी उसके होश में आने का इंतजार था एंड जी की मॉम अब उसे अपने घर ले आती है अपने बैग में रखकर। जी के डैड तो उसे देख चिल्ला ही पड़ते हैं। सभी उसे सही सलामत देख बहुत खुश थे, बट वहाँ मिन को होश ही नहीं आ रहा था। जी अब अपनी मॉम के साथ उसके पास पहुँचती है। मिन की मॉम बताती है कि मिन अभी कोमा में है। नोमुरा भी वही थी जो मिन के लिए काफी ज्यादा रो रही थी। सभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो जी बाहर निकलती है एंड जी फिर मिन के पास जाकर उसे होश में आने को कहती है और बहुत रोती है। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है एंड प्रॉमिस करती है वो कभी मिन को छोड़कर नहीं जाएगी और उसे वो किस कर देती है, जिससे यहाँ एक मैजिक होता है और मिन होश में आ जाता है। मिन जी को देखकर काफी खुश होता है एंड दोनों दोबारा किस करते हैं, जिसके बाद में एक और मैजिक होता है एंड जी अब अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। दोनों इससे बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक प्रॉब्लम थी कि जी ने अभी कपड़े नहीं पहने थे, तो वो तुरंत मिन के ब्लैंकेट के अंदर घुसकर अपने आप का कवर कर लेती है एंड मिन को याद आता है कि एक बार जी ने उसे ये किस वाला आइडिया दिया था, पर उसे तो ये मजाक समझ रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था एंड अब उसे पहले किस ना करने का रिग्रेट हो रहा था। पर जो भी हो, अब दोनों बहुत खुश थे और फिर किस करने लगते हैं एंड तभी जी की मॉम उन्हें ऐसा देख लेती है और बाकी के लोग भी। एंड अब इतने दिनों बाद जी अपने नॉर्मल साइज में स्कूल पहुंचती है। उसके सभी दोस्त उसे देखकर खुश थे एंड पीछे पीछे मिन भी आ जाता है और अब इन दोनों की ये क्यूट हरकतें देख सबको शक होने लगता है। तो मिन सबको प्राउडली बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सभी उनके लिए क्लैप करते हैं, पर अम्मी तो सीधे जी के फेस पर ही थप्पड़ मारते हुए क्लैप कर जाती है, बट फिर तुरंत उसे गले लगा लेती है एंड गुस्सा करती है कि वो उसकी इतनी चिंता कर रही थी। अब ये सभी गर्ल्स फिर से अपनी डांस प्रैक्टिस में लग जाती है और ग्रेजुएशन के बाद सभी गर्ल्स ये डांस मिन और जी के शादी में करते हैं एंड यही डांस उन्होंने कंपटीशन में करा था जी के साथ, जिसमें वो लोग फर्स्ट आए थे। फिर उनकी एक जूनियर उनके लिए सॉन्ग परफॉर्म करती है। चिन और मीन को तो अभी भी ये सब एक सपना लग रहा था। जी के डैड के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, तो शादी में मीन के डैड भी आए थे अपने बेबी बॉय को लेकर एंड यहाँ नोमुरा अपने डैड और डॉक्टर रेको के शादी के लिए हाँ कर देती है और अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है। मिन भी अब एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया था और आज जी उसकी डांस वर्कशॉप में जा रही थी। उसी डांस वर्कशॉप में जा रही थी जहाँ वो लास्ट ईयर जाना चाहती थी एंड उसने अपनी राइटिंग भी कंटिन्यू रखी थी एंड स्टोरी के लास्ट में वो उसकी गुफा में जाते हैं और यहाँ मीन बचपन की तरह जी को एक फ्लावर क्राउन पहनाता है एंड फिर प्रॉमिस करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। असल में यही मीन ने जी को शादी के लिए प्रपोज किया था और तभी वहाँ वैसा ही रेनबो निकलता है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।